मेरी माँ गांव की हवेली में नौकरानी थी। एक दिन उसे पक्षाघात का झटका आया, जिससे घर चलाने के लिए मैंने उसकी जगह काम करना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे तब बहुत आश्चर्य होता था जब मालकिन का पागल बेटा मुझे देखकर ताली बजाते हुए बीवी बीवी कहता था। मैं उसे पागल समझकर नजरअंदाज कर देती थी। एक रात पूरे दिन की थकान के बाद मैं आराम करने के लिए बिस्तर पर लेटी थी। तब वह अचानक मेरे कमरे में आ गया और बीवी बीवी कहकर मेरा नाम दिव्या है। माँ अपना सिर पकड़कर बैठी हुई थी और रो रही थी क्योंकि भैया की पत्नी ने हमारी नाक में दम कर दिया था। शादी को हुए अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए थे और वह हमें बोझ समझने लगी थी। हमारी भाभी पूर्वी ने हमारे भाई को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया था और वह चाहती थी कि हम दोनों माँ और बेटी इस घर में बस चुपचाप रहे, हमेशा उसी की मर्जी चले और हम बस एक कोने में बैठे रहे। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता था? यह घर हमारा भी तो था। भले ही भैया कमाते थे, लेकिन यह घर हमारे माता पिता का था। मेरे भैया मुझसे पूरे 4 साल बड़े थे। माँ पिताजी ने उन्हें हमेशा बहुत प्यार दिया, पढ़ाया लिखाया और उन्हें उनके पैरों पर खड़ा किया। हमने बहुत उम्मीदों के साथ उनकी शादी की थी, लेकिन अब जब उनकी पत्नी घर में आ गई थी तो वह उसी के दीवाने हो गए थे। पत्नी जो कहती भैया वही करते। मेरी माँ को भी बहुत शौक था कि वह अपने घर के लिए एक सुंदर बहू लाए। उन्होंने भैया के लिए पूरे 3 साल तक लड़कियां तलाश की थी, लेकिन उन्हें कोई भी लड़की पसंद नहीं आती थी। कई बार मैंने माँ से कहा था कि लड़की घरेलू होनी चाहिए, जरूरी नहीं कि सिर्फ खूबसूरत हो, मगर माँ ने मेरी एक न सुनी। उन्होंने कहा था मेरा एक ही तो बेटा है और मेरी शुरू से ही ख्वाहिश थी कि मैं उसके लिए चांद सी दुल्हन लेकर आऊंगी। अब वही चांद सी दुल्हन मेरी माँ को मजे चखा रही थी। मेरे पिताजी का निधन तब हो गया था जब हम दोनों भाई बहन बहुत छोटे थे। अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। यह घटना हमारे लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं थी, क्योंकि बचपन में ही हमने अपने माता पिता को खो दिया था। इसके बाद हमारी माँ ने अकेली ही हमारी परवरिश की। उन्होंने दूसरों के घरों में काम करके हमारी जरूरतें पूरी की और हमें बड़े प्यार से पाला पोसा। माँ का केवल एक ही सपना था कि उन्हें एक सुंदर बहू मिले और उनका यह सपना पूरा हो गया। लेकिन जिस दिन से भाभी हमारे घर आई, उन्होंने हमारी जिंदगी को मुश्किल बना दिया। शादी के 1 महीने बाद जब भैया ने अपनी पहली सैलरी हमेशा की तरह माँ के हाथ पर रखी, तो भाभी ने उन्हें रोक दिया और कहा, माँ जी अब बूढ़ी हो चुकी है, इस उम्र में वे फिजूल खर्ची कर सकती है, इसीलिए तुम्हारी सैलरी मुझे दो। अब घर का खर्चा मैं संभालूंगी, आखिर मैं इस घर की बहू हूँ। भैया ने माँ को देने के बजाय अपनी पूरी सैलरी भाभी को सौंप दी। माँ ने इसका विरोध किया और कहा, तुम मेरे बेटे की कमाई अपने हाथ में कैसे रख सकती हो? इस पर भाभी ने पलटकर करार जवाब दिया, यह मेरा पति है और आपका पति तो इस दुनिया से जा चुका है, इसीलिए अब बेटी की कमाई पर मेरा पूरा हक है और आपको इसे हिसाब से खर्च करना होगा। उस दिन के बाद से भाभी का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। मैंने तो भाभी से कभी कुछ नहीं कहा था। मैं हमेशा खामोश रहती थी और उनसे बहस नहीं करती थी। हाँ, मुझे बहुत अरमान था कि जब भाभी घर आए तो मैं इनके साथ समय बिताऊं, हम दोनों साथ मिलकर हंसी मजाक करें और घर का कामकाज करें। लेकिन भाभी की सोच बहुत अलग थी। वे दिखने में जैसी थी, उनका स्वभाव ऐसा नहीं था। शादी के सिर्फ 2 महीने में ही उन्होंने भैया को पूरी तरह अपने काबू में कर लिया था। भाभी का सारा दिन बस इसी बात पर ध्यान देने में बीतता था कि हम माँ बेटी की छोटी छोटी हरकतों पर नजर रखें और हमारी बातों को पकड़े। मगर मैं घर का कोई काम करती तो उसमें भी कमियां निकालती, जबकि वे खुद कोई काम नहीं करती थी। यह सब देखकर मेरी माँ बहुत परेशान रहने लगी और उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। पहले से ही मेरी माँ एक बड़ी कोठी में नौकरी करने जाती थी और हमें बहुत सोच समझ कर खर्च करने के लिए पैसे मिलते थे। मेरे तो कोई फिजूल खर्चे नहीं थे, लेकिन माँ की दवाइयाँ आती थी। भैया यह जानते थे कि माँ को पहले से ही शुगर की बीमारी है, फिर भी वे हमारा कोई ख्याल नहीं रखते थे। मैं जवान हो रही थी,
लेकिन उन्हें मेरी शादी की कोई परवाह नहीं थी। शादी से पहले वे माँ को दिलासा देते थे कि हमेशा उनका ख्याल रखेंगे, लेकिन शादी के बाद वे बहुत जल्दी बदल गए। जब इतनी जल्दी उन्होंने हमें भुला दिया तो हम आने वाले समय में उनसे क्या उम्मीद लगाते। एक दिन माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उनके हाथों में काम करना बंद कर दिया था और उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मैं डर गई और मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी चीख सुनकर भैया और भाभी कमरे से बाहर निकल आए। भैया ने जब माँ की ऐसी हालत देखी तो तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर गए। मैं भी उनके साथ अस्पताल गई। डॉक्टर ने बताया कि माँ को पैरालिसिस का अटैक हुआ है और उसका सबसे पहला असर उनके हाथों पर पड़ा है। यह सुनकर मैं बहुत रोई। भाभी ने कहा, रो क्यों रही हो? वैसे भी तुम्हारी माँ कोई काम नहीं करती थी। सारा दिन तो तुम दोनों को आराम ही रहता था। अभी तुम्हारी माँ को आराम ही मिल गया। भैया को उस समय भाभी को जोरदार डांट लगानी चाहिए थी, लेकिन वह खामोशी से सब कुछ सुनते रहे। हमारी माँ, जिसने पिताजी के गुजर जाने के बाद अकेले ही हम दोनों को पाल पोस कर बड़ा किया, उनकी तमाम कुर्बानियों को भैया भूल चुके थे। वह अपनी पत्नी के प्रेम में इतने अंधे हो गए थे कि उन्हें कुछ और दिखाई ही नहीं देता था। अब माँ सारा दिन बिस्तर पर पड़ी रहती थी। भैया ने कुछ दिनों तक उनकी दवाइयों का खर्च उठाया, लेकिन फिर उन्होंने अपना असली रूप दिखा दिया। एक दिन भैया ने मुझसे कहा, दिव्या, माँ की दवाइयाँ बहुत महंगी आती है और ये दवाइयाँ कब तक चलेगी? जब तक वह जिंदा है मैं उनका इलाज नहीं करवा सकता। अगर तुम चाहो तो कहीं नौकरी कर सकती हो। भैया की यह बात सुनकर मैंने हैरानी से उनकी ओर देखा। उन्होंने यह बात इतनी आसानी से कह दी थी। मैंने कहा, भैया, मुझे यकीन नहीं होता कि आप मेरे ही भाई हैं। आप तो ऐसे नहीं थे। आखिर आपको क्या हो गया है? आपको अपनी वह माँ दिखाई नहीं देती जिसने हमें जन्म दिया और अकेले हमारी परवरिश की। ठीक है, अगर आप माँ का इलाज नहीं करवाना चाहते तो कम से कम आपको शर्म तो आनी चाहिए कि आप कमाने लायक होते हुए भी अपनी जवान बहन को नौकरी करने के लिए कह रहे हैं। मैं अपनी माँ के लिए नौकरी कर लूँगी, लेकिन आप तैयार रहिए ऊपर वाले को मुँह दिखाने के लिए, क्योंकि जो लोग माता पिता का दिल दुखाते हैं वे अपनी जिंदगी में कभी खुश नहीं रहते। भैया ने मुझे डांटते हुए कहा, तू ज़्यादा ही बोलने लगी है। मैंने जवाब दिया, मैं सिर्फ बोल रही हूँ, लेकिन आपने तो करके दिखाया है भैया। यह कहकर मैं वहाँ से हट गई। फिर उसके बाद मैंने कभी भैया से बात करने की कोशिश नहीं की और न ही अपनी माँ के लिए उनके आगे हाथ फैलाया। अब मैंने ठान लिया था कि मैं अपनी कमाई से अपनी माँ का इलाज करवाऊंगी और उन्हें ठीक करके ही रहूंगी। भैया ने भले ही मुझे नौकरी पर जाने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन मैं पहले अपनी माँ से पूछना चाहती थी। मैंने सोचा कि क्यों न उसी कोठी में काम करूं जहां मेरी माँ काम करती थी। मैंने माँ के सामने नजरें झुका ली और धीरे से कहा, माँ, मुझे कोठी में काम करने जाना है। भैया तुम्हारा इलाज नहीं करवाना चाहते और तुम अब किसी काम करने लायक भी नहीं रही हो, इसलिए मुझे कुछ करना होगा। मेरी बात सुनकर माँ का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उन्होंने गुस्से और बेबसी से कहा, यह क्या कर रही हो तुम एक लड़की हो, कोठी में नौकरी कैसे कर सकती हो? मैंने कहा, माँ, मैं वहाँ काम क्यों नहीं कर सकती? आप भी तो एक औरत होते हुए वहाँ काम करती थी, तो फिर मैं नौकरानी बनकर वहाँ काम क्यों नहीं कर सकती? माँ कहने लगी, नहीं, मैं तुम्हें उसकी इजाज़त नहीं दूंगी कि मेरी बेटी किसी के घर नौकरानी बनकर काम करे। भले ही मेरे हाथ पैर काम करना बंद हो चुके हैं, लेकिन मैं अभी जिंदा हूँ। तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, कोई और रास्ता नहीं है माँ। आप सिर्फ जिंदा है, लेकिन किसी काबिल नहीं है। मैं आपको ठीक करना चाहती हूँ। मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकती। क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं आपका इलाज करवाऊँ? भैया ने हमारी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया है, तो क्या हुआ? मैं हूँ ना आपका सहारा। मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी, आपका ख्याल रखूँगी। मैंने माँ से रिक्वेस्ट की और कहा, माँ, हमें तो यहाँ ठीक से खाने को भी नहीं मिलता। अगर मैं नौकरी करने लगूंगी तो ज़रूरत का सामान भी ला सकूंगी और आपकी दवाइयों के लिए भी पैसा जुटा सकूंगी। मैंने अपनी आंखों से आंसू पोंछे। माँ मेरी बात अच्छी तरह समझ रही थी। मैंने उन्हें समझा दिया कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रही, बस आपकी जगह लेना चाहती हूँ। माँ ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहा,
लोग क्या कहेंगे कि हम तुमसे नौकरी करवा रहे हैं। मैंने कहा, माँ, लोगों की परवाह तो आपके बेटे को करनी चाहिए थी। मैं यह सब किसी शौक में नहीं कर रही, बल्कि मजबूरी में कर रही हूँ, आपकी खातिर। मेरी बात सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। भैया तो हमारा कोई ख्याल ही नहीं रखते। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं बचूंगी, मैंने रोते हुए कहा। तो माँ का चेहरा सख्त पड़ गया। मैंने उन्हें आंसुओं में डूबा देखा। नरमी से उनका हाथ थामते हुए मैं बोली, माँ, मुझे जाने दो। मैं यह सब किसी जिद में नहीं, बल्कि मजबूरी में कर रही हूँ। गहरी सांस लेते हुए मैं वहाँ से उठ गई। उनकी खामोशी मेरे लिए इजाजत थी। अगले ही दिन मैं उस कोठी के बड़े बड़े दरवाजों के सामने खड़ी थी। गहरी सांस लेते हुए मैंने सोचा, यही वह जगह है जहाँ मेरी माँ बरसों से नौकरी कर रही थी, जिसकी हर दीवार उन्हें पहचानती है। लेकिन आज मैं यहाँ एक नई पहचान के साथ आई हूँ। मैंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बूढ़ी नौकरानी आई जो मुझे जानती थी। उसने मुझे देखते ही हैरानी से कहा, दिव्या, तुम यहाँ? मैंने बताया, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी जगह अब मैं यहाँ काम करने आई हूँ। उसने हैरानी से मुझे देखा, फिर सिर हिलाते हुए कहा, अंदर आ जाओ। मालकिन से बात करने का ख्याल आते ही मेरे भीतर घबराहट होने लगी। माँ की जगह लेना आसान नहीं था, लेकिन मैं तैयार थी। जैसे ही मैंने कोठी में कदम रखा, एक अजीब सी घुटन ने मेरा स्वागत किया। आलीशान फर्नीचर, खूबसूरत घर, महंगे सामान, सब कुछ किसी पुराने सपने जैसा लग रहा था। लेकिन यहाँ की हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी। अचानक अंदर से आवाज आई, यहाँ आओ। पीछे मुड़कर देखा तो मालकिन खड़ी थी। उनकी आवाज सख्त थी। मैं धीरे धीरे उनके पास गई और कहा, माँ की तबीयत बहुत खराब है, अब वे यहाँ काम नहीं कर सकती, इसलिए उनकी जगह मैं आई हूँ। मैंने माँ के मुंह से मालकिन के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। वो उसूलों की बहुत पाबंद थी और गुस्से व घमंड से भरी हुई औरत थी। लेकिन यह सब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता था। मुझे बस किसी भी कीमत पर काम चाहिए था। उन्होंने मेरे आंखों में देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने जवाब दिया, मेरा नाम दिव्या है। वो बोली, काम ठीक से कर लोगी? मैंने आत्मविश्वास से कहा, जी, मैं यह हर काम करूंगी। इसके बाद उन्होंने मुझसे नजरें हटा ली और सोफे पर बैठ गई। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, आज से तुम यहाँ काम करोगी। मैंने राहत की सांस ली कि उन्होंने मुझसे ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे होश उड़ा दिए और मैं गहरी सोच में डूब गई। आखिर यह हुआ तो क्या हुआ? रोशनी, मेरी प्यारी रोशनी, एक जवान और लंबे कद का लड़का जिसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। रोशनी रोशनी पुकारते हुए वहां आया। मुझे देखकर वह मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी मासूमियत थी, मगर उसमें कुछ ऐसा भी था जिसे मैं बयान नहीं कर सकती थी। रोशनी, तुम आ गई? वह बार बार यही दोहरा रहा था। उसकी बात सुनकर मैं दंग रह गई। मैंने तुरंत नजरें चुराई और मालकिन की तरफ देखने लगी। मालकिन के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। वह फौरन खड़ी हो गई और तेजी से उस लड़की की ओर बढ़ने लगी। कबीर, जल्दी से अपने कमरे में चले जाओ। लेकिन वह लड़का बस मुझे टकटकी लगाकर देख रहा था, जैसे वह मुझे बरसों से जानता हो, जैसे सच में मैं ही उसकी रोशनी थी। मालकिन ने तुरंत नौकरानी को इशारा किया, जिसने फौरन कबीर को जबरदस्ती वहां से ले जाने की कोशिश की। लेकिन कबीर वहां से जाना नहीं चाहता था। उसे घसीटते हुए ले जाया जा रहा था और वह बार बार बस एक ही बात कह रहा था, रोशनी, तुम आ गई? रोशनी, प्लीज अब कहीं मत जाना। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। कोठी का माहौल पहले से ही अजीब सा था, लेकिन यह लड़का तो और भी रहस्यमय लग रहा था। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह किसी और ही दुनिया में जी रहा हो। इसी बीच एक नौकरानी मेरे करीब आई। उसकी आंखों में मुझे डर साफ नजर आ रहा था। उसने धीरे से मेरे कान में कहा, ध्यान रखना, जो तुमने आज देखा है वह यही खत्म नहीं होगा। मैंने हैरानी से उसे घूरकर देखा और पूछा, क्या मतलब? लेकिन उसने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वह इधर उधर देखने लगी और फिर वहां से चली गई। मैं गर्दन घुमाकर दरवाजे की ओर देखने लगी, जहां कबीर को ले जाया गया था। जैसे ही वह अंदर गया, दरवाजा धीरे से बंद हो गया। लेकिन मेरे मन में अगणित सवाल घूमने लगे। कोठी में मेरा पहला ही दिन अजीब गुजरा था, लेकिन अगला दिन और भी रहस्यमयी साबित हुआ।
मैंने खुद को काम में व्यस्त रखने की कोशिश की, लेकिन कबीर के कहे हुए शब्द बार बार मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। इतने में ही जब मैं किचन से बाहर निकली तो देखा कि वह फिर से अपने कमरे से बाहर आ गया था। जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, वह चिल्लाने लगा, रोशनी, रोशनी, सुनो मेरी बात, तुम आ गई हो। उसकी आंखों में ऐसा भाव था जैसे मैं उसकी कोई खोई हुई चीज़ हो। मैंने उसे नज़रअंदाज किया और वापस किचन में चली गई। जैसे ही मैं किचन में दाखिल हुई, देखा कि नौकरानियां आपस में खुसर फुसर कर रही थी, लेकिन मुझे देखते ही वे अचानक चुप हो गई। मैंने उन्हें नज़रअंदाज करने की कोशिश की और अपने काम में व्यस्त हो गई, लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे आसपास डर की एक लहर दौड़ रही हो। यह सब पहले भी हो चुका था। एक बार फिर जब मैंने धीमी आवाज़ सुनी तो तुरंत पलट कर देखा, मेरी माँ के साथ काम करने वाली पुरानी नौकरानी चूल्हे के पास खड़ी थी। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और उनकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, जैसे वे बीते समय के किसी पुराने डर को फिर से जी रही हो। मैंने उनकी नज़र चुरा ली और सफाई में व्यस्त हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा शरीर डर से कांप रहा था। जब मैंने फिर से नज़र डाली तो देखा कि दोनों नौकरानियां आपस में फुसफुसा रही थी। वे कह रही थी, यह सिर्फ इसके साथ ही नहीं हो रहा है। जैसे ही मैंने उनकी ओर देखा, वे खामोश हो गई और अपने अपने कामों में लग गई। यह सब मेरा वहम था या फिर कुछ और, लेकिन नहीं, यह कुछ न कुछ तो जरूर था। शायद वो कुछ जानती थी, लेकिन मुझे बताने के लिए तैयार नहीं थी। शाम को मैं गार्डन की सफाई करने के लिए चली, तभी एक साया मेरे करीब से गुजरा। मैंने नज़र उठाकर देखा तो पाया कि वह गैलरी में खड़ा था और नीचे झुककर मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में वही चमक थी और ओठों पर वही मुस्कुराहट जो पहली बार देखने पर थी। फिर उसने कहा, रोशनी। मैं डर गई। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, एक नौकरानी तेजी से मेरे पास आई और मेरे हाथ से झाड़ू लेकर बोली, तुम जाओ, तुम्हें मालकिन बुला रही है। उसके शब्दों में अजीब सी घबराहट थी। मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा, लेकिन उसने मुझसे नजरें मिलाने से बचाते हुए बात की। मैंने पलटकर गैलरी की तरफ देखा, लेकिन तब तक कबीर जा चुका था। शाम के 4 बजे जब मैं अपना काम खत्म करके पानी पीने के लिए किचन में गई तो वह बुजुर्ग नौकरानी मेरे करीब आई। वह संभालते हुए धीरे से कहने लगी, बेटी, तुम यहाँ अपना ध्यान रखना। जैसा तुम्हारे साथ हो रहा है वैसा पहले भी किसी के साथ हो चुका है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने हैरानी से पूछा, क्या? लेकिन वह धीमी आवाज में बात करने लगी। उसने इधर उधर देखा और यह सुनिश्चित करना चाह रही हो कि कोई उसे सुन तो नहीं रहा। फिर वह फुसफुसाई, वह भी कबीर की पत्नी थी। इतना कहने के बाद वह घबराने लगी और खामोश हो गई। फिर जल्दी से वहां से चली गई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। आखिर यह क्या हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा था जैसे यह कोई बड़ा राज छुपा हुआ है और मैं उस राज के बेहद करीब पहुंच चुकी हूँ। अगली सुबह मैं अपने काम में व्यस्त थी जब एक नौकरानी मेरे पास आई और बोली, मालकिन ने तुम्हें अभी बुलाया है, जल्दी चलो। पहले ही इस घर का माहौल अजीब था और अब मालकिन का इस तरह अचानक बुलाना, मेरा दिल घबराने लगा। आखिर उन्हें मुझसे क्या काम पड़ गया? मैं अपने हाथ साफ किए और सीधे उनके कमरे की ओर चल पड़ी। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई, मेरी नज़र सामने बैठी मालकिन पर पड़ी। उनके चेहरे पर सख्ती थी, जैसे वह कोई बड़ा फैसला करने वाली हो। उन्होंने अपनी एक टांग के ऊपर दूसरी टांग रखी और मुझसे सामने बैठने का इशारा किया। फिर वह सख्त लहज में बोली, देखो, मैं सब जानती हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। उनके आवाज में एक अजीब सा सख्तपन था। फिर उन्होंने चेतावनी भरे स्वर में कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, कबीर के पास कभी मत जाना। मैंने सफाई दी, मैं वैसे भी उनके करीब नहीं जाती। लेकिन उन्होंने मेरी बात काटते हुए कहा, अच्छा, ज़्यादा सवाल जवाब मत करो। फिर वह उठकर खड़ी हो गई और बोली, कबीर दिमागी तौर पर पागल है। अगर वह तुम्हें कुछ कहे या बुलाए तो उसे नज़रअंदाज कर देना, वरना मैं तुम्हें बहुत जल्द इस नौकरी से निकाल दूंगी। यह उनके आखिरी शब्द थे, मेरे लिए एक साफ धमकी। मैं इनकी बात का मतलब नहीं समझ पाई। इनके चेहरे पर ऐसा डर था जो शायद मुझसे भी ज़्यादा गहरा था। फिर उन्होंने कहा, अब जाओ और अपने काम में लगो। मैं उनके कमरे से बाहर निकल आई, लेकिन बार बार उलझन में पड़ रही थी।
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मालकिन इतनी डरी हुई क्यों थी। नौकरों की खामोशी से ऐसा लग रहा था जैसे वे कुछ जानते हो, लेकिन उन्होंने अपनी जुबान पर ताले लगा रखे थे। इसी बीच एक नौकरानी मेरे पास आई और धीमे से कहने लगी, देखो, कुछ साल पहले यहाँ एक नौकरानी थी। इतना कहकर वह अचानक चुप हो गई। मैंने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या हुआ? वह कुछ बताने ही वाली थी कि तभी दरवाजे पर आहट हुई। हम चौंक गए। मालकिन दरवाजे पर खड़ी हमें गौर से देख रही थी। वह नौकरानी झुककर वहां से निकल गई। मालकिन ने मुख से सख्त लहज में कहा, बातें क्यों कर रही हो? अपने काम पर ध्यान दो। मैं तुरंत अपने काम में लग गई, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि इस हवेली में कुछ ऐसा था जिसे मुझसे छिपाया जा रहा था। कुछ देर बाद मुझे कोठी के एक पुराने कमरे की सफाई करने के लिए कहा गया। यह कमरा सालों से बंद था। जमीन पर मोटी धूल की परत जमी हुई थी। चारों तरफ मकड़ी के जाले थे। एक कोने में एक संदूक और एक बंद अलमारी रखी थी। दीवारों पर लटकी पुरानी पेंटिंग सब कुछ जैसे भूली बिसरी यादों की तरह खामोश खड़ा था। सफाई करते हुए मेरी नज़र एक लकड़ी की पुरानी अलमारी पर पड़ी। उसका हैंडल जंग से भरा हुआ था। मैंने जोर लगाकर अलमारी खोली। अंदर कुछ पुराने कपड़े और कागजात रखे थे। मैंने जितना चाहा उन्हें खंगालना शुरू किया। इसी दौरान मुझे एक पुरानी धूल धूसरित तस्वीर मिली। मैंने अपने दुपट्टे से उसे साफ किया और गौर से देखा। यह किसी शादी की फोटो थी। तस्वीर में एक दुल्हन भारी जेवर और भव्य लहंगा पहने खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था, जैसे किसी ने जानबूझकर मिटा दिया हो या फिर वक्त के साथ तस्वीर खराब हो गई हो। मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए थम गई। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने इस दुल्हन को कहीं देखा है। मैंने उंगलियां तस्वीर के किनारे पर फेरी, शायद उसे छूने से कुछ याद आ जाए। मैंने तस्वीर को रोशनी के करीब ले जाकर गौर से देखा। जितना ध्यान देती उतना ही यह एहसास गहरा होता जा रहा था कि यह चेहरा मुझसे मिलता जुलता है। हूबहू मेरी शक्ल की एक लड़की। मेरे साथ पैर कांपने लगे। क्या यह सब सच था? तभी मुझे वह बात याद आई जब एक नौकरानी ने मुझसे कहा था कि यहाँ पहले भी एक नौकरानी थी जिसे कबीर ने अपनी पत्नी से कहा था। मेरे दिमाग में ढेरों सवाल उठने लगे। क्या इस लड़की का मुझसे कोई संबंध है? यह फोटो यहाँ क्यों रखी है? और अगर यह कोई पुरानी कहानी थी तो इस कोठी के लोग इसे छिपाने की कोशिश क्यों कर रहे थे? तभी अचानक मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने जल्दी से तस्वीर को अपने दुपट्टे में छुपा लिया। अब यह राज सिर्फ मेरा था। मेरे कदम खुद ब खुद उसी दिशा में बढ़ने लगे। मैं नहीं जानती थी कि मैं वहाँ क्यों जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि इस तस्वीर का जवाब सिर्फ कबीर ही दे सकता था। मालिक और मालकिन घर से बाहर गए हुए थे। पूरे घर में सन्नाटा पसरा था। सिर्फ कुछ नौकर आंगन में काम कर रहे थे। इस तस्वीर को देखकर मेरे भीतर अजीब सी बेचैनी हो रही थी। कुछ तो था जो मेरी आंखों के सामने था, मगर मैं समझ नहीं पा रही थी। दरवाजा हल्की सी आवाज के साथ खुला। मेरे सामने कबीर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी जो मालूम भी लग रही थी और डरावनी भी। मुझे देखकर उसने कहा, रोशनी। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। मैंने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर ली। तभी मैंने देखा उसके हाथ में भी एक तस्वीर थी। उसने वह तस्वीर मेरी ओर बढ़ाई और कहा, देखो, इस तस्वीर में तुम ही हो ना? मेरे पास जो फोटो थी उसमें दुल्हन का चेहरा धुंधला था, लेकिन अब उसकी तस्वीर में सब कुछ साफ दिख रहा था। वह लड़की सच में मेरी ही शक्ल की थी। कबीर ने मेरी ओर देखा और दोबारा कहा, यह तुम ही हो ना रोशनी? उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, जैसे किसी सपने को हकीकत में बदलना चाहता हो। मैंने कहा, छोड़ो मुझे, लेकिन उसने मजबूती से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, मैंने तुम्हें खो दिया था, मगर तुम लौटकर आ गई हो। सब कहते हैं कि तुम चली गई हो, लेकिन मैं जानता था कि तुम वापस आओगी। मैं घबरा गई और दरवाजे की तरफ देखा। मैंने कहा, नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मेरी बात पर उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम मेरी हो और अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। वह अपनी हदें पार कर रहा था। कहने लगा, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, और फिर भी तुम मुझे छोड़कर चली गई। तुम्हें याद नहीं, हमारी शादी हुई थी।
हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा था। मैं डर गई। तभी अचानक किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। शायद कोई नौकरानी थी। इससे कबीर का ध्यान भटक गया और मैंने तुरंत अपना हाथ छुड़ा लिया। कबीर ने हैरानी से मुझे देखा, जैसे समझ नहीं पा रहा हो कि मैं भाग क्यों रही हूँ। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने बिना समय गवाए वहां से निकल जाना ही बेहतर समझा। बाहर निकलते ही मेरी नजर नौकरानी पर पड़ी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, जल्दी जाओ, सब लोग वापस आ रहे हैं। मैं घबराकर अपने कमरे की ओर भागी, लेकिन यह कहानी यही खत्म नहीं हुई, बल्कि अब तो यह शुरू होने वाली थी। रात के खाने के बाद जब मैं बर्तन समेटने और धोने के लिए किचन में गई, तो वहाँ एक नौकरानी किसी से धमकी भरे लहज में बात कर रही थी। किचन में रोशनी कम थी और वह दीवार के पास खड़ी थी। पहले भी नौकरानियों को आपस में बातें करते सुना था, लेकिन आज मैंने जो सुना उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। एक नौकरानी कह रही थी, अगर इसे हकीकत पता चल गई तो इसकी जान को भी खतरा होगा। दिव्या यहाँ आकर बहुत पछताएगी। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं और कुछ सुनने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। जरूर कोई ऐसा राज था जिसे सब जानते थे सिवाय मेरे। कबीर की हालत, मालकिन की सख्ती और नौकरानियों की खामोशी, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। रात गहरी हो रही थी, लेकिन मेरे अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैंने तय कर लिया था कि अब मैं खामोश नहीं बैठूंगी। मुझे सच का पता लगाना ही था। मालकिन की नजरें अब हर समय मुझ पर जमी रहती थी। जब भी वह गुजरती, ऐसा महसूस होता जैसे वह मुझे परखने की कोशिश कर रही है। मेरे हर हरकत पर उनकी नज़र थी। पहले दिन जब मैं यहाँ आई थी तो उन्होंने मुझे बस एक मामूली नौकरानी समझकर नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन अब उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। ऐसा लगता था जैसे मेरी मौजूदगी उनके लिए किसी मुसीबत का संकेत हो। सुबह के समय मैंने देखा कि वह बालकनी में खड़ी होकर मुझे देख रही थी। जब मेरी नज़र उन पर पड़ी तो उन्होंने फौरन अपना चेहरा घुमा लिया और अंदर चली गई। लेकिन यह सब मेरे दिमाग में बस गया था। रात को देर तक मुझे नींद नहीं आई। मैं बिस्तर पर लेटी करवटें बदल रही थी। तभी बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कोठी के इस हिस्से में इस समय कौन हो सकता था? मैंने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर झांका। मालकिन किसी से धमकी भरी आवाज में बात कर रही थी। वह एक लंबा कद का आदमी था, लेकिन अंधेरे की वजह से उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। मालकिन उसे डांट रही थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने उससे कहा, वही लड़की वापस आ गई है। उनके शब्दों में डर और गुस्सा दोनों थे। मेरा मन और भी बेचैन हो गया। मैंने तय कर लिया था कि अब मैं इस सच को जानकर ही रहूंगी। मैं घर पहुंची और माँ से वह सवाल किया जो कई दिनों से मेरे दिल को बेचैन किए हुए था। मैंने पूछा, माँ, क्या मेरी कोई बहन थी? माँ की आंखों में अचानक पुरानी तकलीफ उभर आई। वह मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी। मैंने जोर देकर कहा, माँ बताओ, मेरे लिए यह जानना बहुत जरूरी है। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उनके लबों से एक नाम निकला, नव्या। उन्होंने कांपते आवाज में कहा, नव्या और तुम जुड़वा बहनें थी। कोठी की पहली मालकिन निसंतान थी और उस समय में माँ बनने वाली थी। दरअसल तुम्हारे पिता भी इसी कोठी में काम किया करते थे। जब मैंने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया तो उन्होंने तुम्हारी छोटी बहन को ले जाकर मालकिन की गोद में डाला। इसी वजह से तुम्हारी बहन को बहुत भाग्यशाली समझा जाने लगा। वह लड़की तुम्हारी जुड़वा बहन थी, नव्या, जो तुमसे 2 मिनट छोटी थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग में एक जोरदार धमाका हुआ हो। जुड़वा बहन? मैंने माँ से पूछा। माँ ने बताया कि जैसे ही नव्या कोठी में गई तो उसी समय मालकिन को यह खुशखबरी मिली कि वह भी माँ बनने वाली है। लेकिन इसके बाद माँ की आवाज़ भारी हो गई। माँ ने कहा कि 9 महीने के बाद मालकिन ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन प्रसव के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने बेटे को जन्म दिया था। माँ की आंखों में पुराना दर्द साफ झलक रहा था। उन्होंने बताया कि मरने से पहले मालकिन ने एक वसीयत लिखवाई थी, जिसमें कहा गया था कि यदि उनका बेटा हुआ तो नव्या से उसकी शादी करवा दी जाए, ताकि यह लड़की हमेशा इसी घर में रह सके, क्योंकि उसे बहुत भाग्यशाली माना जाता था।
माँ की बात सुनकर मेरी नज़र उनके चेहरे पर जम गई और मेरा दिल तेज धड़कने लगा। माँ ने आगे बताया कि फिर कबीर पैदा हुआ और जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसे इस रिश्ते के बारे में पता चल गया। उसे यह भी मालूम हुआ कि उसकी माँ ने अपने जीवन में ही यह रिश्ता पक्का कर लिया था। नव्या को कोठी में बहुत प्यार और सम्मान मिला। मालिक भी उससे बेहद स्नेह करते थे, लेकिन फिर माँ अचानक चुप हो गई। कुछ देर बाद उन्होंने कहना शुरू किया कि इसके बाद मालिक ने दूसरी शादी कर ली। जो दूसरी मालकिन घर आई, उसने नव्या को इस घर की छोटी बेटी के रूप में नहीं बल्कि नौकरानी के रूप में देखा। जब कबीर और नव्या पूरी तरह जवान हो गए तो उनकी शादी कर दी गई। इस पर मालिक बहुत खुश थे, लेकिन इतना कहते कि माँ की आवाज़ कांपने लगी। उन्होंने कहा कि दूसरी मालकिन ने कभी भी नव्या को अपनाया नहीं। फिर एक दिन माँ बिलक बिलक कर रोने लगी। नव्या मर चुकी थी। सबका कहना था कि यह एक हादसा था, लेकिन मैं जानती थी कि यह कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि उसे जानबूझकर मारने की कोशिश की गई थी। माँ का सिर झुक गया और वह फुट फुट कर रोने लगी। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। अब तक मैं खुद को सिर्फ एक मामूली नौकरानी की बेटी समझती थी, लेकिन अब मुझे पता चल चुका था कि मेरी बहन उसी बड़ी कोठी की बेटी होने के साथ साथ वहाँ की बहू भी थी। उसका नाम नव्या था, लेकिन कबीर उसे प्यार से रोशनी कहता था। धीरे धीरे कोठी के सारे राज मेरे सामने खुल रहे थे, लेकिन अब मुझे एक आखिरी सच जानना था। आखिर मेरी बहन की मौत कैसे हुई थी। अगले दिन जब मैं कोठी पहुंची तो ऐसा लगा जैसे मैं किसी वीरान जगह पर आ गई हूँ। हर चीज़ खामोश थी। अब मुझे समझ आ रहा था कि नौकरों की फुसफुसाहट और कबीर की बातें क्यों मायने रखती थी। ये सब नव्या की यादें थी। कभी उसका नाम इस घर में इज्जत से लिया जाता होगा, लेकिन अब उसे बस एक धुंधली याद बना दिया गया था। मुझे यकीन था कि सच्चाई सिर्फ उन्हीं नौकरों के दिल में दबी हुई थी जो सालों से सब कुछ देख रहे थे। मैंने तय कर लिया कि किसी भी तरह मैं इस सच को सामने लाकर रहूंगी। रात को आंगन की सफाई करते हुए मुझे वह बूढ़ी नौकरानी दिखी जिसने पहले भी मुझे सावधान किया था। मैंने उसका रास्ता रोका और हाथ जोड़कर विनती की, कृपया मुझे सब कुछ बता दीजिए। मैं रो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में डर झलक रहा था। उसने घबराकर चारों ओर देखा, मानो यह सुनिश्चित कर रही हो कि कोई हमारी बातें सुन तो नहीं रहा। फिर वह मेरे करीब आई और धीरे से फुसफुसाई, मालकिन स्नेहा ने ही रोशनी यानी तुम्हारी बहन नव्या को मरवा दिया था। मैंने चौंक कर कहा, आखिर उसने यह सब क्यों किया? नौकरानी ने कहा, यह उसकी सौतेली माँ थी और वह यह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि इस घर में एक नौकरानी की बेटी आकर राज करे और इस घर की बहू बन जाए। उनकी बातें सुनकर मेरी सांसें तेज हो गई। मैंने पूछा, उसे कैसे मारा गया? नौकरानी ने डर से सिर झुका लिया और कहने लगी, इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। कोई कहता है कि उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया गया था, कोई कहता है कि उसे जहर दे दिया गया था। बस एक दिन वह मर गई और इस घर में उसका नाम लेना भी मना कर दिया गया। अब कबीर का चेहरा और उसकी जिद मुझे समझ आने लगी थी। वह पागल नहीं था, बल्कि अपनी पत्नी को याद करता था। वह सदमे में था। जब उसने मुझे देखा तो उसे अपनी पत्नी की झलक दिखी, रोशनी, जिसका नाम उसने प्यार से रोशनी रखा था, लेकिन बाकी सब उसे नव्या के नाम से जानते थे। कबीर हमेशा गैलरी में बैठा रहता था, कभी आसमान की तरफ देखता तो कभी खुद से बातें करने लग जाता। वह यह दुनिया में होते हुए भी दुनिया से अलग था। अब मैं समझ चुकी थी कि उसके पागलपन के पीछे एक गहरा जख्म छुपा हुआ था और वह वक्त के साथ और भी ज़्यादा गहरा होता जा रहा था। मैंने फैसला कर लिया कि मैं उसे सच्चाई बताकर ही रहूँगी और उसे इस धोखे से निकालूंगी। अगर मैं उसकी हकीकत बदल नहीं सकती तो कम से कम उसके सामने सच्चाई तो ला सकती थी। एक शाम मैंने उसे गैलरी में बैठे देखा। उसके हाथ में वही तस्वीर थी जो उसने मुझे दिखाई थी। मैं धीरे से उसके पास जाकर बैठ गई और पूछा, यह कौन है? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा और फिर फोटो को देखने लगा। यह तुम हो? उसने कहा। मैंने कहा, नहीं, यह मैं नहीं हूँ, यह कोई और थी। मेरी बात पर उसके चेहरे पर शिकन आ गई, जैसे उसे कोई पुरानी बात याद आ रही हो। उसने कहा,
नहीं, तुम ही हो मेरी रोशनी। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें यकीन था, जैसे कोई सपना आधा टूटा चुका हो मगर अभी पूरी तरह बिखरा नहीं था। वह बार बार यही कह रहा था, यह झूठ है, तुम वापस आ गई हो। मैंने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें याद है रोशनी कैसी थी? उसकी आवाज़, उसके हंसने, चलने और बोलने का तरीका कैसा था? मेरी बात सुनकर कबीर की आंखों में आंसू उतर आए। उसके हाथ कांपने लगे। फिर उसने उस तस्वीर को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। वह कहने लगा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। उसकी सांसें तेज होने लगी। मैंने कहा, याद करो कबीर, वह तुम्हारी पत्नी थी, तुम्हारी रोशनी थी। तुमसे बेहतर उसे कोई नहीं जान सकता। वह धीरे धीरे अपने हाथ खोलकर तस्वीर को देखने लगा। उसके चेहरे पर मायूसी उतर आई। मैं जानती थी कि यह सब एक दिन में संभव नहीं होगा, मगर पहली दरार पड़ चुकी थी। अब कबीर के सपने हकीकत में बदलने वाले थे। उसे धोखा में रखा जा रहा था, लेकिन मैं अब यह धोखा खत्म करने वाली थी। पुराने कमरे में, जहाँ बहुत कम लोग आते जाते थे, मैं सफाई के दौरान वहाँ की तलाशी लेने लगी। वहाँ रखी अलमारी के सबसे नीचे वाली खाने में कपड़ों के नीचे एक मुड़ा हुआ लिफाफा दिखा। मैंने उसे निकाला, झाड़कर खोला तो अंदर एक नाजुक सा कागज मिला। उस पर लिखा था, अगर यह खत कभी किसी को मिले तो समझना कि मैं खतरे में हूँ। यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। मैं नहीं जानती कि मैं कब तक जिंदा रहूँगी, लेकिन अगर मुझे कुछ हो जाए तो सच को कभी छुपने मत देना। यह पढ़कर मेरे हाथ कांपने लगे। कमरे की खामोशी जैसे मुझ पर हमला कर रही थी। यह खत मेरी बहन का था। उसे पहले से ही अंदाजा था कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। उसे अपनी मौत का खतरा था और फिर वह मर गई, जैसे वह जानती होगी उसके साथ क्या होने वाला है। अब मेरे पास सबूत था कि उसकी मौत कोई हादसा नहीं थी, उसे मारा गया था और उसकी कातिल मालकिन थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर मैंने उन्हें गिरने नहीं दिया। मुझे अपनी बहन का मौत का बदला लेना था। यह खत मेरे लिए सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, यह एक सबूत था, एक सच्चाई जो सालों से इन दीवारों में कैद थी। मगर अब सच बाहर आने वाला था। सबसे पहले मुझे कबीर को इस सदमे से बाहर निकलना था, लेकिन उसे यह भी जानना था कि जिसे वह अपनी दीवानगी में पुकार रहा था, वह अब इस दुनिया में नहीं थी। वह उसकी मोहब्बत थी, लेकिन उसकी मोहब्बत का कत्ल हो चुका था। अब खेल खत्म होने वाला था। यह सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन हवा में एक अजीब सी घुटन फैल रही थी। अब मुझे समझ आ रहा था कि नौकरानियां आपस में कैसी बातें करती थी और अब वे मुझे देखकर भी फुसफुसाने लगी थी। मुझे एहसास हो गया कि इस खेल की असली खिलाड़ी मैं ही हूँ। सब कुछ मेरे हाथ में था। दोपहर का समय था। मैं रसोई में बर्तन धो रही थी। तभी मालकिन तेज कदमों से अंदर दाखिल हुई। उनकी आंखों में गुस्से की एक अजीब चमक थी। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, तुम अभी और इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। मैंने चौंक कर हाथ रोका और उनकी तरफ पलटी। आखिर मैंने ऐसा क्या किया है कि मुझे यहाँ से जाना पड़े? मैंने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में पूछा। मालकिन गुस्से से चिल्लाई, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुमने क्या किया है। तुमने कहा था कि तुम यहाँ सिर्फ अपना गुजारा चलाने आई हो, लेकिन तुमने इस घर के मामलों में टांग अड़ाना शुरू कर दिया है। मैं तुम्हारी हरकतें अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं खामोश खड़ी रही, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा खून खोल रहा था। वह जानती थी कि मैं सच्चाई के बहुत करीब पहुंच चुकी हूँ। शायद इसी वजह से वे मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहती थी। उन्होंने दरवाजे की तरफ इशारा किया और सख्त लहज में बोली, निकल जाओ। लेकिन तभी दरवाजे की ओर से एक आवाज आई, नहीं, यह कहीं नहीं जाएगी। हम दोनों ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। वहाँ कबीर खड़ा था। पहली बार उसने अपने हक के लिए आवाज उठाने की हिम्मत दिखाई थी। उसकी बात सुनकर मालकिन का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कबीर उनके खिलाफ खड़ा हो सकता है। मैंने कबीर की तरफ देखा। उसकी आंखें मुझ पर जमी हुई थी। वह खुद भी पहली बार यकीन कर रहा था कि वह सब कुछ ठीक कर सकता है। यह जंग अब शुरू हो चुकी थी। मालकिन का डर इस बात का सबूत था कि उनका राज बेनकाब होने वाला है और अब मैं अकेली नहीं थी। मेरे साथ कबीर था। मैं चलते हुए कबीर के पास गई
और उसे रोशनी के हाथों लिखा हुआ वह खत थाम दिया। जब उसने वह खत पढ़ना शुरू किया तो उसे हैरानी हुई। जैसे जैसे वह खत पढ़ता गया उसकी आंखों के सामने सारी सच्चाई उजागर होने लगी। उसके चेहरे के भाव बदलने लगे, हाथ कांपने लगे, सांसें उखड़ने लगी। उसने कांपती आवाज में कहा, यह तो रोशनी की राइटिंग है। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, हाँ कबीर, तुम ठीक कह रहे हो। वह जानती थी कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है और फिर वह मर गई। तुम्हें याद है कैसे? कबीर के माथे पर शिकन गहरी हो गई। उसकी आंखों के सामने कई धुंधला सा साया लहराने लगा। वह याद करने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए आंखें बंद की और धीमी आवाज में कहा, उस रात मैं घर पर नहीं था। जब मैं लौटा तो सब कह रहे थे कि वह सीढ़ियों से गिर गई थी। उसका गला खुश्क हो गया था और फिर वह रोने लगा। इतने में मैं बोल पड़ी, कबीर, तुम्हें पता है कि वह गिरी नहीं थी। कबीर की आंखें दर्द से फैल गई। कोई भूली बिसरी याद तेजी से लौटकर आ रही थी। एक झटके में उसने मेरी तरफ देखा और टूटती आवाज में कहा, यह सब मेरी माँ ने किया है, मेरी सौतीली माँ ने। मैंने धीरे से कहा, सच हमेशा सामने आ जाता है, बस हम इसे देखने से इनकार कर देते हैं। कबीर ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। उसी समय मालकिन वहाँ भी आ गई। मालकिन के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वह घबराई हुई थी और उनके पास कोई जवाब नहीं था। तभी कबीर चिल्लाकर बोला, पापा, इन्होंने ही रोशनी को मारा है। मैं सच कह रहा हूँ। मरने से पहले रोशनी बार बार मम्मी का नाम ले रही थी। अब समझ आया कि वह सिर्फ उन्हें याद नहीं कर रही थी, बल्कि हमें बता रही थी कि उसकी मौत की असली गुनहगार यही है। लेकिन मैंने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। रोशनी की मौत के सदमे ने मुझे तोड़ दिया था, इसीलिए मैं सच्चाई की खोज ही नहीं कर पाया। लेकिन आज यह सब दिव्या की वजह से संभव हो सका। मालिक यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, वह ऐसा नहीं कर सकती। मैंने दृढ़ता से जवाब दिया, क्यों नहीं कर सकती? उन्होंने ही नव्या की जान इसीलिए ली ताकि एक नौकरानी की बेटी इस घर की बहू न बन सके और इनका राज खुलने से पहले ही वह हमेशा के लिए खत्म हो जाए। असल में यह इस घर पर अपना कब्जा जमाना चाहती थी। मालिक के चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने मालकिन की ओर देखा और पूछा, क्या यह सब सच है? मालकिन खामोश खड़ी रही। जब मालिक ने उन्हें घर से निकालने की धमकी दी तो वह घबरा गई और रोते हुए अपनी सच्चाई कबूल कर ली। वह गिड़गिड़ाने लगी, मुझे इस घर से मत निकालिए। लेकिन वह एक हत्यारी थी और कातिल को घर में नहीं जेल में होना चाहिए। तुरंत पुलिस को बुलाया गया और सारे सबूतों के साथ मालकिन को पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुझे खुशी हुई कि मेरी बहन को इंसाफ मिल गया और कबीर भी पूरी तरह ठीक हो गया था। लेकिन वह अपनी पत्नी की मौत पर बहुत रोया था। इसकी शादी मेरी बहन से हो चुकी थी। वक्त इसी तरह गुजरता गया और एक दिन मेरे भैया भाभी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि उन्होंने अपनी माँ और बहन का बहुत दिल दुखाया है। शायद उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वह उसी का नतीजा है। हमारे घर का माहौल अब ठीक हो चुका था। भैया ने मेरी नौकरी पर जाना बंद करवा दिया था। कुछ दिनों तक जब मैं कोठी पर नहीं गई तो एक दिन कबीर खुद हमारे घर आ गया और मुझसे शादी की बात की। लेकिन मैं उससे शादी कैसे कर सकती थी? वह तो मेरी बहन से प्यार करता था। कबीर ने मुझसे कहा, मैं भले ही तुम्हारे बहन से प्यार करता था, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। वह इस दुनिया से जा चुकी है, लेकिन मुझे उसकी रोशनी तुम्हारे अंदर दिखाई देती है। क्या तुम नहीं चाहती कि मैं दोबारा जिंदगी की ओर लौट जाऊँ? फिर क्या था, मेरे घर वालों ने मुझ पर जोर डाला कि मैं कबीर से शादी कर लूं। मालिक खुद हमारे घर आकर मेरा और कबीर का रिश्ता तय करने के लिए आए थे। मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी और फिर जो कभी इस कोठी में नौकरानी बनकर आई थी वही अब इस कोठी की मालकिन बन गई। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और गोल्डन स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें ताकि आपको नई वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।